हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि गैप हो गया। ओके, बट टुडे वी आर हियर विद लॉट्स ऑफ एडिटोरियल्स। आज हम बहुत सारे एडिटोरियल्स कवर करने वाले हैं, वो एडिटोरियल्स जो कि हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लस मेंस ही नहीं, बेसिकली एडिटोरियल्स पढ़ने से क्या होता है, एडिटोरियल पढ़ने से हमारी जो एनालिटिकल एबिलिटी है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, ये स्किल्स डेवलप होती हैं। और इन स्किल्स की वजह से हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो हमने कभी नहीं पढ़े होते, क्योंकि प्रीलिम्स का जब एग्जाम आएगा तब उसमें से आपने सुना होगा काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पहली बार देखते हैं। ठीक है, किसी ने नहीं पढ़े होते, सबके लिए न्यू होते हैं। और उसमें लॉजिकल गैसिंग लगाई जाती है। वो जो लॉजिकल गैसिंग की जो स्किल है वो डेवलप होती है धीरे धीरे, जैसे हम ये एडिटोरियल्स को पढ़ने की आदत डालते हैं। क्योंकि एडिटोरियल पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इट इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग फैक्ट्स कि हमने एडिटोरियल पढ़ा और हमने फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए। इट इज मोर अबाउट कि हमने वो एडिटोरियल पढ़ा और हमने अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाया, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो कैसे इंप्रूव हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्लास। करेंट अफेयर्स की क्लास से शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द डुनरो डॉक्ट्रीन। ओके, आपने शायद एक वीडियो में देखा होगा, हमने मुनरो डॉक्ट्रीन की बात करी थी। अब मुनरो डॉक्ट्रीन से थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है एंड इट हैज बिकम डुनरो डॉक्ट्रीन। ओके, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। बेसिकली जो मुनरो डॉक्ट्रीन थी वो प्रेसिडेंट मुनरो के द्वारा लाई गई थी। और ये जो अब जो डोनाल्ड ट्रंप जी की जो पॉलिसीज हैं, यहां से ये डी को रिप्लेस कर दिया है एम में, सो इट हैज बिकम डुनरो। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, बस मुनरो डॉक्ट्रीन ही है। और बस यहां पर चेंज ये है कि अब जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके नाम पर इस डॉक्ट्रीन को एक सटेरिकल फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट किया गया है। तो अब हम देखते हैं पूरे इसमें आर्टिकल में क्या समझाया गया है। ओके, डुनरो डॉक्ट्रीन। हमें पता है, हमने सबसे पहले मुनरो डॉक्ट्रीन आई थी। ठीक है, मुनरो डॉक्ट्रीन, ये जो मुनरो डॉक्ट्रीन है ये बेसिकली आपकी 200 ईयर्स ओल्ड डॉक्ट्रीन है। ठीक है, 200 साल पुरानी डॉक्ट्रीन है। और इस डॉक्ट्रिन के तहत जो मुनरो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनका कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही यूएसए को अधिकार है अपने वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने का। फॉर एग्जांपल, आप यहां से समझ सकते हैं, सपोज ये अर्थ है। ठीक है, हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये होता है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर और ये होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पर वेस्ट कैसे कंसिडर करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस चीज को ऐसे कंसिडर करता है, ग्लोब को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। अब जो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें जो भी कंट्रीज आते हैं उन कंट्रीज पर कंट्रोल रहेगा यूएसए का। यूएसए का प्रभुत्व यहां पर मेंटेन करने की बात करी जाती है। दिस वाज मुनरो डॉक्ट्रिन, जो हमें बेसिक आइडिया जिस चीज का है। ठीक है, तो आगे इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1823, 1823, इस ईयर में मुनरो डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय प्रेसिडेंट मुनरो 1823 में। ठीक है, यहां पर बात करी गई थी दैट यूएस इज द सोल गारंटर। इकलौता यूएस है, उसी के पास अधिकार है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो भी सिक्योरिटी है,
ओके। और वो प्रोटेक्ट करेगा बाहर की कंट्रीज को भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना इन्फ्लुएंस ना दिखाने दे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर आप मैप के थ्रू जाएंगे तो यहां पर है आपका ऊपर नॉर्थ अमेरिका एंड हियर वी हैव साउथ अमेरिका, ओके। और हियर वी हैव एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। उनका ये भी कहना था इस डॉक्ट्रिन के अनुसार कि ये पूरा अमेरिका वाला जो हिस्सा है इस पर पूरी तरह से प्रभाव रहेगा यूएसए का। और ये वाली जो कंट्रीज हैं, इन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज, इन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज से प्रोटेक्ट करना भी यूएसए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यूएस विल बी द सोल प्रोटेक्टर एंड सोल गारंटर ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वो जो पूरा वेस्टर्न साइड है हेमिस्फीयर का, उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? यूएसए की रहेगी। तो ये मुनरो डॉक्ट्रिन 200 साल पुरानी डॉक्ट्रिन आज तक जिंदा है, ठीक है। बहुत पुरानी डॉक्ट्रिन है, लेकिन अब इसमें क्या है, नए डायमेंशंस ऐड हो गए हैं। इट हैज एडेड विद अ न्यू फ्रेश न्यू डिमेंशंस, ठीक है। फ्रेश डिमेंशंस ऐड हो गए हैं यहां पर। और ये जो फ्रेश डिमेंशंस ऐड हुए हैं, इट हैज बीन एडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, जो करंट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। इनके द्वारा ये चीज ऐड करी गई। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज, पिछले एक महीने से हम यही चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने वेनेजुएला पे जो अपना एक्शन किया, मिलिट्री एक्शन किया वेनेजुएला पे, वो इस मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत ही किया गया है कि मुनरो डॉक्ट्रिन इज स्टिल अलाइव एंड दैट्स व्हाई वी हैव द राइट। इसलिए हमारे पास अधिकार है वेनेजुएला के साथ जो भी करने का। यहां पर जो रीजंस यूएसए की तरफ द्वारा दिए गए थे वो थे कि यूएस वेनेजुएला के जो हेड हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नार्को टेररिज्म में, फेंटानिल जो ड्रग है उसके नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया, ठीक है। ये वेनेजुएला पे एक्शन हुआ। फिर वेनेजुएला के बाद क्यूबा और कोलंबिया को भी धमकी यहां पर दी गई। क्यूबा को, कोलंबिया को, और साथ ही मैक्सिको पर भी यहां पर टेरिफ्स और इस तरह की बातें सामने आई, ठीक है। इसके अलावा ग्रीनलैंड से रिलेटेड जो सिक्योरिटी इश्यूज थे वो भी यहां पर सामने आए। तो ये जो नए डायमेंशंस ऐड हुए हैं आज की टाइम में, ठीक है, मुनरो डॉक्ट्रिन में ये सारे डायमेंशंस ऐड हुए हैं। जिस तरह से वेनेजुएला पे एक्शन लिया गया, क्यूबा, कोलंबिया को धमकी दी गई, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, ये सारे जो पार्ट है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अभी ये डेनमार्क के अंदर आता है। और यहां से हमने देखा कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो मुनरो डॉक्ट्रिन को और ज्यादा पुश करती हैं और उन्हें स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं। और इस सारे पूरे जो भी मुनरो डॉक्ट्रिन का जो भी हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिला है वो इन सारे कंट्रीज के थ्रेट्स के थ्रू देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो यूएसए का अभी प्रेजेंट में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है, जो कि 2025 में ही इंट्रोड्यूस करी गई। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, NSS, ये यूएसए ने 2025 में इंट्रोड्यूस करी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये यहां पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही अपना यूएस जो है इंपीरियलिज्म को मेंटेन करने चाहता है। इंपीरियलिज्म एंड यूएस आइसोलेशन, ठीक है। जो यूएसए आइसोलेटेड रहा है क्योंकि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तहत बेसिकली इनका मानना है कि हमें अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है। तो यहां से जो जो उनका स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, अमेरिका को सुपर पावर बनाना है। जो भी हम स्टेप लेंगे अमेरिका की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, वो स्टेप हमें लेने होंगे, चाहे वो टैरिफ लगाना हो या टैरिफ लगाकर कोई भी मिलिट्री एक्शन करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस चीज के
रिपरकशंस भी देखे होंगे। यहां पर क्या हुआ, ईयू यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, जब प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ खेले तो यूरोपियन यूनियन ने भी काउंटर बैक किया है, और यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है जिसका नाम है एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ईयू का एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट, जिसका बेसिकली निकनेम है ट्रेड बजूका। ट्रेड बजूका। अब यहां पर क्या होगा, हम टैरिफ्स में गुड्स पर सिर्फ टैरिफ लग रहा था, नॉर्मल टैरिफ में गुड्स पर टैरिफ लग रहा था। अब यहां पर ईयू क्या करेगा, ट्रेड बजूका में ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर टैरिफ लगाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज यहां दोनों पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ये पुश बैक जो है, ये काउंटर पूरा जो सिनेरियो देखने को मिला है, ये यूरोपियन यूनियन के तहत देखने को मिला है। अगर हम दोबारा से इस आर्टिकल पे चले तो ये आर्टिकल यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ, 200 साल पुरानी मुनरो डॉक्ट्रिन दोबारा से अलाइव ही नहीं हुई, बेसिकली उसको फ्रेश डायमेंशंस भी मिले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान। ठीक है, यहां पर जैसे उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया, इस तरह से जो भी एक्शन लिए गए वो यहां पर किस तरह से जस्टिफाई किए गए मुनरो डॉक्ट्रिन के बेसिस पर यूएसए के द्वारा। यहां पर एक्शंस अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जा रही है, और यहां पर कहा जा रहा है कि जो वेनेजुएला पर एक्शन लिया गया, ठीक है, इसके अलावा कोलंबिया, मैक्सिको पर जो भी स्टेप लिए गए वहां पर अब यहां से एक नए चीज शुरू होती जा रही है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, इसके दौरान ये भी जो भी अभी यूएसए ने एक्शन लिया है उससे एक दुनिया में एक फियर की पोजीशन शुरू हो गई है। ठीक है, यूएसए का सीरिया पर हमला कर देना, यूएसए का ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन प्रोटेस्टर्स को, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनका समर्थन करना, यहां से क्या होता है, एक फियर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फियर की सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती है, अब यहां से चाइना को एक छूट मिल सकती है कि ऐसा ही कुछ अब वो ताइवान के साथ कर सकता है। ठीक है भाई, देश दुनिया का ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका जब ऐसा कर सकता है कि एक सोवरेन कंट्री वेनेजुएला के अंदर घुसकर मिलिट्री एक्शन लेकर वहां के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर सकता है, तो चाइना भी ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है फॉर असिमिलेटिंग ताइवान कंप्लीटली इन चाइना। आपने सुना होगा ताइवान भी अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा है कि उसे भी चाइना से अलग होना है। अब यहां पर चाइना इस एक्शन को दोहरा सकता है, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब दुनिया में जो ऑर्डर्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सेम चाइना के अगर हम बात करें, इसके अलावा रशिया भी यहां पर क्या कर सकता है, रशिया यहां पर यूक्रेन को पर अटैक कर सकता है, यूक्रेन को अपना इंटीग्रल पार्ट बना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। जो एक्शन आज के टाइम पर यूएसए ने वेनेजुएला के साथ लिया, वही एक्शन चाइना ताइवान के साथ ले सकता है, वही एक्शन रशिया यूक्रेन के साथ ले सकता है। दीज कैन बी द रिपरकशंस। अब यहां से क्या होगा, दुनिया का जो ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर है, ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर, ये डिस्टरप्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके द्वारा दुनिया रुकी हुई है, जो हमने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी 1945 में, अब ये यूनाइटेड नेशंस जो है इसका क्या रोल रह जाएगा। जस्ट थिंक, आप एक बार सोचिए कि जो अभी एक्शन यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर लिया, एक सोवरेन कंट्री, आप सभी ने बेसिक पॉलिटी पढ़ी होगी। ठीक है, बेसिक पॉलिटी में आपने समझा होगा कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। एक ऐसी कंट्री को सोवरेन कहा जाता है जो कि किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, तो हमारा किसी भी फॉरेन कंट्री का हम पर कोई भी दबाव नहीं है, हम अपने फैसले लेने में समर्थ हैं। वेनेजुएला भी एक सोवरेन कंट्री है वहां, और यूएसए भी एक सोवरेन कंट्री है। अब एक सोवरेन कंट्री दूसरे सोवरेन कंट्री में एंटर करके वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप, अरेस्ट कर लेती है, और उसके बाद
ये सिनेरियो दोबारा से दोहराया जा सकता है। हमें फियर है कि चाइना ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है, रशिया यूक्रेन के साथ ऐसा कर सकता है, तो जो ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो जो हमारी यूनाइटेड नेशंस बनाने का पर्पस था वो तो अल्टीमेटली डिफीट हो गया। यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था? ताकि ग्लोबल पीस, अमन, शांति बनी रहे दुनिया में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्थापना करी गई थी ताकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो। अब आप देख पा रहे हैं कि दोबारा से इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। तो अब यहां पर दिक्कत यही है कि जो रूल बाउंड ऑर्डर है ये 1945 का, ये क्वेश्चन के अंदर आ गया है। अब यहां से यही क्वेश्चन है कि क्या ये करना सही है। इट्स एन एथिकल क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू आल्सो। ठीक है, और इसी, अगर हम इस चीज को और अच्छी तरह से समझें कि सिर्फ क्या हो रहा है, ये जो यूएसए ने इंस्टांस लिया इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में क्या पड़ रहा है, तो आप यहां देखेंगे ये यूएसए है, ठीक है, और यहां इंडिया। इसे इस तरह से समझते हैं जिस तरह से एडिटोरियल में दिया गया है। यहां से इंडिया तक का जो सफर है इसके बीच में क्या क्या इंफ्लुएंस पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहला तो यहां पर वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया एंड मैक्सिको। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। इसके बाद यहां पर वेस्ट एशिया, बीच में वेस्ट एशिया। ठीक है, कुछ इस तरह की लड़ाई वाला माहौल यहां पर भी बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? इजराइल, गाजा, इजराइल पैलेस्तीन विवाद है। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव जोन है। अब यहां पर यूएसए एक पार्टी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, यूएसए क्या कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ईरान की कहानी सामने आ जाती है। ईरान में यूएसए क्या कर रहा है? प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है। जो विद्रोह कर रहे हैं जो लोग, उनको सपोर्ट कर रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप वर्ल्ड मैप में धीरे 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 जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो इंडिया के क्लोजर जाते जा रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के बाद यहां पर ईरान। ईरान की अगर हम बात करें और ईरान से आगे बढ़े तो नॉर्थ वेस्ट एशिया में, नॉर्थ वेस्ट एशिया में यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है। और यूएसए यहां पर किसकी साइड ले रहा है? पाकिस्तान की तरफ साइड ले रहा है। यहां से बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से यूएसए सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी है कि भाई अफगानिस्तान में जैसे तालिबान ने तख्ता पलट किया, डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में भी इस तरह के अब क्वेश्चन आ रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक टसल चल रही है। ठीक है, और इसमें यूएसए क्या कर रहा है? पाकिस्तान। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर यूएसए का अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्फ्लुएंस, यूएसए सबसे पहले क्या कर रहा है? अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्फ्लुएंस डाल रहा है मुंडो डॉक्ट्रिन के तहत। वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको। उसके आगे चलेंगे वेस्ट एशिया में इजराइल की साइड ले रहा है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। हाईली सेंसिटिव जोन जो है इजराइल गाजा स्ट्रिप का, वहां पर भी एक पक्षीय जो समर्थन यूएसए के द्वारा दिया जा रहा है उससे जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो रही है। उससे आगे चलेंगे, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर यूएसए क्या कर रहा है? प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इस तरह का टसल बना हुआ है और यूएसए यहां पर क्या कर रहा है? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और फाइनली यहां पर आ जाता है इंडिया। अब ये पूरी वॉलेटाइल जो सिचुएशन है ये इंडिया तक आ रही है, इंडिया तक इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक गेम चेंजर सामने आ जाता है और वो गेम चेंजर है बेसिकली चाइना। ठीक है, और इसके साथ यहां पर बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर भी सिचुएशंस अच्छी नहीं है। ठीक है, यहां पर भी सिचुएशंस अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा, अब इधर से भी अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर, इधर बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, पूरा जो इंडिया के आसपास के पड़ोसी हैं वहां पर भी इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन बनी हुई है और यूएसए का यहां पर इनडायरेक्ट सपोर्ट देखा जाने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक गेम चेंजर प्लेयर है और वो प्लेयर है आपका, एंड द प्लेयर इज चाइना।
भाई यूएसए एक ही शक्ति से डर रहा है और वो है चाइना। ठीक है, क्यों डर रहा है? क्योंकि चाइना पर यूएसए ने टैरिफ लगाए, चाइना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इट विथस्टूड द टैरिफ्स। टैरिफ में चाइना पर टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ा, चाइना विथस्टूड द टैरिफ। ठीक है, और इतना सिर्फ इस चीज का सामना ही नहीं किया, इसने इसको अपने एडवांटेज में भी यूज कर लिया। ठीक है, कैसे एडवांटेज में यूज किया? यहां पर जो चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट करता था, इसे चाइना ने बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्सपोर्ट रेयर अर्थ एलिमेंट, चाहे जो करना है वो कर लो। ठीक है, अब यहां पर चाइना ने क्या किया? ग्लोबल सप्लाई चेन पर इफेक्ट डाल दिया। यहां से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ठीक है, सप्लाई चेन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में क्या होती है सप्लाई चेन। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर पूरा असर डाल दिया चाइना ने। चाइना ने बोला आप हम पर टैरिफ लगाएंगे, कोई बात नहीं, लगा लीजिए, हम रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर देंगे। आपके पास है ही नहीं रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पास है ना, हम प्रोसेसिंग करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? चाइना जो है टक्कर दे रहा है इस वक्त, किसको? यूएसए को। यहां पर चाइना की तरफ से एक टक्कर मिल रही है। ठीक है, यूएसए की सुप्रीमेसी को चाइना अच्छी तरह से जवाब दे रहा है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलें। अब इंडिया में जब सिचुएशन आती है, इंडिया अभी कोई भी ऑफिशियली किसी भी पक्ष में नहीं है, इंडिया ऑफिशियली किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन असर देखा जा रहा है। जैसे कि I2U2 है, I2U2 की बैठक हो रही है। ठीक है, I2U2 है, इस ग्रुपिंग में, ये मल्टीलैटरल ग्रुप है, इसमें आपका इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। यहां पर यूएसए इंडिया साथ में है। ठीक है, यूएसए इंडिया यहां पर साथ में है। इसके बाद अगर आप इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां पर भी यूएसए और इंडिया साथ में है, और ये दोनों ग्रुपिंग्स जो है अभी भी प्रोग्रेशन में हैं, ये चल रही हैं। ठीक है, प्रोग्रेस है यहां पर। अब यहां पर बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है? अगर हम देखें, इंडिया पर असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है इन सब चीजों का, चाहे वो टैरिफ्स हो या पूरे दुनिया में हो रही वोलेटिलिटी, क्योंकि इंडिया पर एनर्जी सिक्योरिटी को रिलेटेड भी इश्यूज हैं। ठीक है, इंडिया जो है ईरान के साथ ट्रेड करता है, वेनेजुएला के साथ ट्रेड करता है, इजराइल के साथ ट्रेड करता है, इस तरह से इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इंडिया और यूएसए को अपने जो ट्रेड है उसको बचाकर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया यूएसए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड दिया गया वो कहा, उसमें कहा गया कि इंडिया को चाइना, अब इंडिया डिफिकल्ट पोजीशन में है, इंडिया डिफिकल्ट पोजीशन में है कि यहाँ पर इंडिया के पास एक डिलेमा बना हुआ है, एक विडंबना बनी हुई है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का साथ दे या इंडिया यूएसए का साथ दे। ठीक है, या तो हम यूनाइटेड नेशंस का साथ दें जिसकी स्थापना हुई थी पीस को प्रमोट करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, या फिर जैसा यूएसए चाह रहा है वो करें। क्योंकि यहां पर क्या है, हमारे यूएसए के साथ ट्रेड टॉक्स संकट में आ जाएंगे अगर हमने यूएसए के खिलाफ रहकर यूनाइटेड नेशंस का साथ दिया, तो यहां पर ट्रेड टॉक्स जो हैं उन पर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये थी। अब यहां पर जो वे फॉरवर्ड दिया गया है वो यही दिया गया है कि चाइना की मदद लेनी होगी इंडिया को, चाइना, ठीक है, इंडिया मस्ट नीड चाइना फॉर कंपीटिंग चाइना, ये बात यहां से आई है। ठीक है, एक ही लाइन में यहां बताया गया है, इंडिया नीड चाइना टू compete चाइना, चाइना से लड़ना भी है और चाइना के साथ भी हमें खड़े रहना है, क्योंकि अकेला चाइना ही है जो अभी इस वक्त यूएसए को टक्कर दे रहा है। अब जो इंडिया है ये इंटरनेशनल मार्केट बन सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ्स लगाए गए, यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ्स लगाए गए। अब यूरोपियन यूनियन जो है अपना ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है, जैसा कि 26 जनवरी को होने वाली परेड में भी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स जो हैं वो इंडिया में आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट बनाया जा सकता है, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छे किए जा सकते हैं। चाइना भी बहुत सारा जो अपना एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में करता था, अब अमेरिका और चाइना के बीच में टसल है। चाइना कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल मार्केट इंडिया को सर्च करेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब इंडिया के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इंडिया को चाइना की मदद लेनी पड़ेगी अपने पूरे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज एस्टेब्लिश रहें, जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे, ताकि इंडिया जो है इंटरनेशनल मार्केट्स की जो भी कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल कर सके। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आई हो। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इस चीज का। ठीक है, डुनरो डॉक्ट्रीन, अ ब्रोकन इंटरनेशनल ऑर्डर। इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, जो पूरी दुनिया का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है दुनिया का, वो टूट रहा है, हमने देखा। ठीक है, कैसे देखा? यहां पर कि फियर है जो अभी यूएसए ने किया मुंडो डॉक्ट्रीन के तहत। ठीक है, वही चाइना अब ताइवान के साथ कर सकता है, रशिया यूक्रेन के साथ कर सकता है। ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है यहां पर। यूनाइटेड नेशंस की अब जरूरत क्या है 1945 में? ठीक है, और यहां से हमने देखा किस तरह से ये कहानी चल रही है। यूएसए अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मुंडो डॉक्ट्रीन के तहत एक्शन ले रहा है, फिर वेस्ट एशिया में भी एक कंट्री का सपोर्ट कर रहा है, ईरान में प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान का सपोर्ट यहां पर किया जा रहा है, और इसके साथ ही बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इस तरह के हालात बन चुके हैं। ठीक है, यहां पर अकेला चाइना है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ है। उसने रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को रोक दिया है और टैरिफ्स का एडवांटेज उठाया इसने। ठीक है, यहां पर तो इंडिया अभी I2U2 में है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी साथ में है। अब यहां पर इंडिया के पास डिलेमा है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस मतलब ग्लोबल ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन का साथ दे, या फिर अपने ट्रेड टॉक यूएसए के साथ संभाले। यहां पर अब इंटरनेशनल मार्केट जो है इंडिया बन सकता है बहुत सारे नेशंस का, उसके लिए इंडिया को चाइना की मदद लेनी पड़ेगी, अपने जो बायलेटरल टाइज हैं चाइना से उनको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, होप आप सभी को ये चीज समझ में आई हो। मुंडो डॉक्ट्रीन हमने पूरा देखा, इसको फ्रेश डिमेंशंस मिल गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी, होप दिस वॉज क्लियर टू यू, आपको समझ में आया हो आर्टिकल। पूरा जो सिनेरियो है वो अच्छे से यहाँ पर ब्रेक डाउन किया गया। बेसिकली आपको मुंडो डॉक्ट्रीन यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए याद करना है, और पूरी जो कहानी हमने समझी वो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी याद रखनी है। अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज पैक्स सिलिका। छोटा सा आर्टिकल है, कह रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ पैक्स सिलिका फॉर इंडिया। इंडिया के लिए पैक्स सिलिका की इंपॉर्टेंस क्या है? अब हमने देखा था पैक्स सिलिका क्या है। ठीक है, पैक्स सिलिका भाई एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस के द्वारा लीड की जा रही है। ठीक है, और ये बात करती है सेमीकंडक्टर्स पर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर्स पर ये जो पैक्स सिलिका एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएस ने बनाई थी, और यहां पर इंडिया को जानबूझकर ऐड नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया को यहां पर ऐड नहीं किया गया, लेकिन इंडिया को जरूरत है पैक्स सिलिका में ऐड होने की। ठीक है, यहां पे देखें द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। The PEC Silica initiative seeks to reduce coercive dependency, secure global tech AI supply chain, and build trusted digital manufacture. India seeks to join. It has a strong digital infrastructure and growing AI market. ठीक है, समझते हैं क्या है पूरी सिनेरियो। ठीक है, हमने सबसे पहले समझा कि पैक सिलिका क्या चीज है। ठीक है, अब यहां पर पैक सिलिका की अगर हम बात करें, पैक सिलिका में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पैक्स सिलिका। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सेमीकंडक्टर्स के लिए और रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, जिसको लीड कर रहा है यूएसए। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इसको लीड कर रहा है।
और जापान। ठीक है, ये पैक सिलिका का पार्ट है। इनको टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे यूएसए और जापान में, जापान के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी प्रौद्योगिकी है इनके पास कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उनकी प्रोसेसिंग कर सकें, उनको टेक्नोलॉजिकली यूज कर सकें। ठीक है, ध्यान से कहानी को समझिएगा, किस कंट्री के पास क्या एडवांटेज है, यूएसए और जापान के पास क्या एडवांटेज है कि ये टेक्नोलॉजिकली, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है यहां पर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम यहां पर, ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप में है ये लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम का लीडिंग एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है रिजर्व है, उसके पास खजाना है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट का, लिथियम है वहां पर, भर भर कर लिथियम है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं पैक सिलिका में। ठीक है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम देखें नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स एक नेशन है जिसके पास एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके पास सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है नीदरलैंड्स के पास। इसके बाद हम देखें साउथ कोरिया, आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया बहुत आगे है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स में बहुत आगे है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में साउथ कोरिया बहुत आगे, आपने देखा होगा बहुत सारी चिप्स जो होती हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, जो भी चिप्स होती हैं वो ज्यादातर साउथ कोरिया में बनती हैं। ठीक है, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में, इन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स बनाने में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनको बनाने में साउथ कोरिया है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, बहुत सारा इंपोर्ट भी होता है यहां से। ठीक है, यूके की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम्स अपने आप में एआई का मार्केट है बहुत बड़ा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट है, एआई का मार्केट है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। अब बेसिकली ये जो स्पेक सिलिका में हमने यहां चीज देखा, अब ये सारी कंट्रीज आपस में साथ में मिलकर आए क्योंकि सारी कंट्रीज के पास कुछ ना कुछ एडवांटेज है। किसी के पास रिजर्व्स हैं लिथियम के, रेयर अर्थ एलिमेंट के, किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई मैन्युफैक्चर करता है चिप्स को, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इस तरह से। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अगर आप समझेंगे पैक सिलिका का, तो चाइना के बढ़ते हुए सुप्रीमेसी को, चाइना की प्रभुत्वता को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, टू कॉम्बैट चाइनाज डोमिनेंस। हुआ क्या, हमने पिछले आर्टिकल में देखा, चाइना ने क्या किया, सप्लाई चेन रोक दी रेयर अर्थ एलिमेंट की, एक्सपोर्ट करना छोड़ दिया। जैसे ही चाइना के ऊपर यूएसए ने टैरिफ्स लगाए, चाइना ने क्या बोला, आई विल नॉट सप्लाई द रेयर अर्थ एलिमेंट, मैं रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई नहीं करूंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को रोक दिया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दी। तो इस चाइना के बढ़ते हुए डोमिनेंस को रोकने के लिए पैक सिलिका जैसा ग्रुप यहां पर बनाया गया, गठित किया गया। अब ये पैक सिलिका ग्रुप बना, अब यहां पर इंडिया को ऐड नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया को ऐड नहीं किया गया। पॉलिटिकल रीजंस अपनी तरफ हैं, टेक्नोलॉजिकल रीजंस अपनी तरफ हैं। पॉलिटिकल रीजंस हैं कि यहां पर सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी इंडिया जो है रशिया से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यूएसए की बात नहीं मान रहा है इंडिया, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से नहीं आया है। यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट यह आया है, इंडिया लैक्स टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, रिजर्व्स भी नहीं है। ठीक है, लैक्स प्रॉपर रिजर्व्स
प्रॉपर एलिमेंट्स भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास यूएस फर्म्स के साथ हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जो कि अभी इम्प्रॉपर कोलैबोरेशन इंडिया का है, इंडिया का इम्प्रॉपर कोलैबोरेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल एलोकेशन, फाइनेंसेस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम स्पॉन्सरशिप कर दें इस चीज की, इस कंडीशन में भी नहीं है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एआई की पढ़ाई करना चाहते हैं, यूएसए के वीजा कंसर्न, वीजा पे जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए गए हैं उसके चलते स्टूडेंट्स भी यूएसए नहीं जा पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से हल्के में, मतलब एक डिसएडवांटेज पर रख रही हैं इंडिया को। इंडिया के लिए ये सारी चीजें डिसएडवांटेज हैं कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर रिजर्व्स नहीं है। ठीक है, यूएस फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, प्रॉपर फाइनेंशियली हम एलोकेट नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी ग्लोबल साउथ में हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। इसके बावजूद यूएसए के जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग नेशंस हैं, यही पूरे इस आर्टिकल में बात करी गई है। इसीलिए जो जरूरत है इंडिया को वो पैक्सिलिका की यही है। यहां पर अगर आप जिस्ट में देखें, ठीक है, आपको कोई भी आर्टिकल समझना है, ये जो जिस्ट दिया होता है ना यहाँ, ये समरी होती है पूरे आर्टिकल की। ऑन December 12, 2025 द यूनाइटेड स्टेट कन्वर्ट द inaugural PAX-Silica summit to secure supply chain of critical minerals and build advanced manufacturing and logistic capability critical to new frontier technology such as semiconductor and AI. सेमीकंडक्टर, एआई, क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन सारी चीजों को लेकर 12 दिसंबर 2025 को यूएसए ने क्या किया, पैक्सिलिका का उद्घाटन कर दिया। पैक्सिलिका इज अ रिस्पॉन्स टू जियोपॉलिटिकल रियलिटी, चाइना को डोमिनेंस करने के लिए। देयर आर कंसर्न दैट चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ प्रिंसिपल सप्लायर। चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट का इकलौता सप्लायर बन चुका था, प्रिंसिपल सप्लायर बन चुका था, और ग्लोबल फ्लो को यहां पर वो अपने कंट्रोल में रखता है। चाइना चाहेगा तो सप्लाई करेगा, चाइना नहीं चाहेगा तो सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया हैज रिलेटिवली यंग सेमीकंडक्टर एंड एआई। डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास अभी बहुत ही यंग सेमीकंडक्टर एआई इकोसिस्टम है बाकी पैक्सिलिका कंट्रीज के रिलेशन में। ठीक है, सबसे पहला अगर आप समझेंगे, पैक्सिलिका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे को यूएसए ने बनाया था। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई से रिलेटेड ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना करी गई। अब पैक्सिलिका की हम बात करें, इसके जो कंट्रीज हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, यूएसए, जापान टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, इनके पास बहुत सारी प्रौद्योगिकी है भाई। ठीक है, यहां पर ये लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को, रेयर अर्थ एलिमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, सप्लाई चेन को बेटर बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लिथियम के रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स हैं। इसके बाद नीदरलैंड की हम बात करें, सेमीकंडक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर चिप्स में बहुत आगे है। यूनाइटेड किंगडम एआई मार्केट में बहुत आगे है। ठीक है, चाइना की डोमिनेंस को खत्म करना चाहते थे। इंडिया के पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज आप इन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार लिख लीजिए। ठीक है, दिस कैन बी योर क्वेश्चन इन मेंस। मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द ईवी बूम। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। इज एक्सेलरेटिंग अ कॉपर क्रंच। बहुत ही यूनिक आर्टिकल है। यूनिक आर्टिकल किस सेंस में है, अगर आप हेडिंग को ध्यान से समझेंगे, एक बार ध्यान से इस हेडिंग को समझिए। ठीक है, प्लीज लुक एट दिस हेडिंग वेरी केयरफुली। ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इन्होंने यहां पर कॉपर से लिंक किया है। ठीक है, पूरी कहानी जो है वो इस तरह से है। पहले एक समरी समझते हैं ओवरऑल कि क्या हो रहा है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है। और इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, रॉ मटेरियल है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कॉपर को बनाने में, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में किसी का ध्यान नहीं गया है। अब हो क्या रहा है, आने वाले समय में धीरे धीरे ये कॉपर खत्म हो जाएगा। कॉपर खत्म हो जाएगा तो हमारा ये जो सपना है, ये जो हमने टारगेट्स बनाए हैं कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स कर लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे, ये सारी चीजें, ये कैसे फुलफिल हो पाएंगी। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसे ऐसे समझते हैं कि हुआ क्या है यहां पर। पूरी हम कहानी को धीरे से अच्छी तरह से समझेंगे। ईवी का रिलेशन और कॉपर जो है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ईवी एंड कॉपर। ठीक है, यहां पर अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर क्या है, एक मेटल है। ठीक है, कॉपर एक मेटल है और ये बैकबोन बनाता है ईवी बैटरीज का। फॉर्म्स बैकबोन ऑफ ईवी बैटरीज। ईवी में जो बैटरीज लगती हैं ना, उन बैटरीज में कॉपर भी यूज होता है। ठीक है, मोटर्स में यूज होता है, वायरिंग्स में यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा, वायरिंग होती है ना, वायरिंग मोटर्स के ऊपर वायरिंग करी जाती है, उसमें कॉपर का बहुत यूज किया जाता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, और जो पावर ग्रिड्स हैं उनमें भी कॉपर का बहुत यूज है। हम जो तार डालते हैं उन तार में भी कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, कॉपर। कॉपर एक मेटल है, वो मेटल जो कि रीढ़ की हड्डी बनता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बनना मतलब उसके बिना ये पूरी इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री गिर जाएगी। आप समझिए, अगर किसी व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हो जाए, वो व्यक्ति प्रॉपरली बैठ भी नहीं सकता। ठीक है, वो लेटा ही रहता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन होती है। जब ये जो बैकबोन है ये अगर डिफॉर्म हो जाती है तो व्यक्ति का जो ढांचा है वो गिर जाता है। अगर ये कॉपर गिर गया, ठीक है, तो पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरी जो इंडस्ट्री है वो ढह जाएगी। तो क्या है कॉपर? कॉपर एक बैकबोन है ईवी बैटरीज का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज लगती हैं उसमें हम कॉपर यूज करते हैं। जो हमारी स्कूटीज चलती हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली स्कूटीज हैं, कार्स हैं, उन सब की बैटरीज में क्या लग रहा है? कॉपर लग रही है। मोटर, मोटर आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे। ठीक है, मोटर होती है, मोटर के चारों तरफ हम क्या करते हैं? कॉइलिंग करते हैं कॉपर की। वायरिंग में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर ग्रिड तारों में कॉपर डाला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, कॉपर का ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस यूज है यहाँ पर। ठीक है, इस यूज, ये यूज तो है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हम ईवी अडॉप्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ईवी अडॉप्शन हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन है वो भी बढ़ रहा है, तो हमारी जो कॉपर डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। कॉपर डिमांड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे हम ईवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी कॉपर की डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम ईवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ईवी का अडॉप्शन हमारा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही साथ में कॉपर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आई। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो ईवी का जो हमने रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं, एक तरह की क्रांति लाए हैं। ईवी का रिवॉल्यूशन मतलब मेटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ईवी रिवॉल्यूशन मतलब मेटल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इस सब में क्या यूज हो रहा है? मेटल यूज हो रहा है। स्पेशली यहां पर बात करी जा रही है कॉपर की। ईवी रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मेटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है? बट इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है कॉपर इंडस्ट्री में। ठीक है, इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट इन कॉपर इंडस्ट्रीज। यहां से हमने देखा कि ईवी का रिवॉल्यूशन जो है वो मेटल का रिवॉल्यूशन है। अगर आप यहां पर देखेंगे,
ईवी एडॉप्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ईवी के एडॉप्शन में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉपर की डिमांड भी जो है वो बढ़ती जा रही है। कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, मतलब ईवी का जो रेवोल्यूशन है वही मेटल का रेवोल्यूशन है, लेकिन हम ईवी में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन हम मेटल में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। खासकर कॉपर इंडस्ट्रीज में, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हम कोई भी निवेश नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हियर इन दी कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, वॉट विल हैपन अल्टीमेटली, जब हम जो चीज हमें चाहिए, सपोज आपको इडली बनानी है, इडली के लिए आपको चावल चाहिए। अब क्या हो, इडली की डिमांड ज्यादा है लेकिन चावल पर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम चावल ही नहीं बना रहे हैं, तो क्या इडली बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हम जो रॉ मटेरियल है, बेसिक जो मटेरियल है उसी पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सप्लाई डेफिसिट हो जाएगा, मे लीड टू सप्लाई डेफिसिट। कमी होगी, कॉपर की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी यहां पर। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ जाएगा, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, कंट्रीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा जो उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो कॉस्ट है और रेट ऑफ अडॉप्शन है ईवी का, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात, कि क्या होगा, कॉपर की इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, अब कॉपर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी कॉपर की, कॉपर नहीं होगा हमारे पास, कंट्रीज में कंपटीशन बढ़ जाएगा कंट्रीज में कंपटीशन बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉपर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ईवी अडॉप्शन का जो हमारा सपना है उसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। हो सकता है हम बहुत ज्यादा पीछे हो जाएं अगर हमने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलें, यहां पर देखें तो 2016 से लेकर 2024 में कॉपर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। कॉपर कंजम्पशन सरपास्ड ईवी अडॉप्शन। जितना ज्यादा हम ईवी अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं उससे ज्यादा तो हम कॉपर को यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, कॉपर को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या आ रहा है, ईवी जो होता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को 4 से 5 गुना ज्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। मोर कॉपर रिक्वायर्ड। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसको 4 से 5 गुना ज्यादा कॉपर चाहिए होता है, किसके कंपैरिजन में, जो नॉर्मल हमारे आईसी वाले जो कार्स होती हैं ना, नॉर्मल जो आईसी इंजन होते हैं ना, आईसी व्हीकल जो होते हैं, इंटरनल कंबस्टन वाले इंजन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, उनसे ज्यादा 4 से 5 गुना ज्यादा कॉपर चाहिए होता है हमें। ठीक है, अब कॉपर की डिमांड इतनी है लेकिन कॉपर की सप्लाई नहीं है, कॉपर की सप्लाई नहीं है, ग्लोबल डेफिसिट फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं। ग्लोबल कॉपर डेफिसिट फेज, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल कॉपर डेफिसिट फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं। ग्लोबल तौर पर हम जो कॉपर है उसकी मात्रा गिरती जा रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि जो कॉपर की जो माइंस होती हैं, कॉपर को बनने में दशकों लग जाते हैं, कॉपर को बनने में दशकों लग जाते हैं, और हमने क्या करा है, माइंस की माइंस खाली कर दी है क्योंकि कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, पहली बात देखें तो ओर ग्रेड्स, ओर की क्वालिटी जो है एट एग्जिस्टिंग माइंस, जो अभी फिलहाल में हमारे पास कॉपर की माइंस है उनमें जो ओर है वो कम हो गया है, जो बचा हुआ ओर है उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। और इसे क्या लगता है, कॉपर को बनाने में डिकेड लॉन्ग टाइम लगता है, डिकेड लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कॉपर फॉर्मेशन।
कॉपर को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम नहीं है। अगर हम 10 साल वेट करेंगे, 20 साल वेट करेंगे, तब तक तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं 20 सालों में, ठीक है। इसके बाद अगर हम नए माइंस को डिस्कवर करें, नए माइंस को अगर हम डिस्कवर करने की सोचें, तो हमारे पास एनवायरमेंट के इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे कि भाई आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। जो माइंस हैं वो तो आपने खाली कर दी, अब नई माइंस लेकर उनमें भी आप खदान कर रहे हो, ठीक है, आप उनकी माइनिंग कर रहे हो, उसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होगा अब इससे क्या होगा, ईवी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ईवी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी भी बहुत महंगी आती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो भी महंगे आते हैं, कार हो या स्कूटी हो वो बहुत महंगे आते हैं। इससे क्या होगा, ईवी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ईवी की कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ जो हमारे डीकार्बोनाइजिंग टारगेट हैं, कि भाई हमें जीरो कार्बन एमिशन करना है, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर डीकार्बोनाइजेशन टारगेट, नेट जीरो एमिशन के जो टारगेट्स हैं वो भी हम पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड जैसे आप लिख सकते हैं। नीड की अगर आप बात करें, माइनिंग, रिसाइकलिंग, ठीक है, प्रॉपर माइनिंग पर हम ध्यान दें, रिसाइकलिंग करें, वेस्ट ना करें कॉपर को, रिसाइकलिंग और मटेरियल इनोवेशन। हम कॉपर का कोई ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा, कॉपर जैसी प्रॉपर्टीज वाला एक नया मटेरियल हमें डिस्कवर करना होगा, इनोवेट करना होगा। ये पूरी कहानी इस पूरे आर्टिकल में समझाई गई है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल पे चलते हैं। लुक हियर, ध्यान से समझिएगा। यहां पर इन्होंने बताई है कॉपर क्रंच, ठीक है, कॉपर की हमारे पास कमी होती जा रही है। ईवी बैटरीज, मोटर्स, वायरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, इन सब में हम क्या करते हैं, कॉपर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने कॉपर को एक जमाने में हम 2015 में 0.55 मिलियन यूनिट्स यूज करते थे, अब वहां से हमने 2025 में 20 मिलियन यूनिट्स उसका उपयोग कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, जो ईवी का जो सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ गया है, ईवी अडॉप्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपर यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हम ग्लोबल कॉपर डेफिसिट फेज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनमें ओर की ग्रेड्स कम हो गई हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है यहाँ पर बनने में, और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, चिले, पेरू, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। और बाकी डेटा आपको याद नहीं करना है कि क्या कितना अडॉप्शन किया या क्या हुआ, बेसिकली आपको पूरी जो कहानी है वो समझनी है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कॉपर क्या है, कॉपर बैकबोन है ईवी इंडस्ट्रीज का, बैटरीज का, मोटर्स का, ठीक है। ईवी का अडॉप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम ईवी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉपर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है मतलब ईवी का रेवोल्यूशन मेटल का रेवोल्यूशन है। लेकिन हम ईवी के रेवोल्यूशन में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ निवेश नहीं कर रहे हैं, हम मेटल रेवोल्यूशन में कोई भी निवेश नहीं कर रहे हैं, कॉपर में कोई भी निवेश हमारा नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा, कंट्रीज आपस में कंपटीशन करेंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो हमारा ईवी अडॉप्शन का जो सपना है वो उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। यहां पर हमने देखा गया 2016 से 24 के बीच में कॉपर का कंजम्पशन जो है वो ईडी अडॉप्शन से ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा हमने ईवी इस्तेमाल नहीं किया उससे ज्यादा हमने कॉपर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ईवी जो है नॉर्मली जो इंजन होते हैं उनसे ज्यादा 4 to 5 टाइम्स जो ईवीज में यूज होता है कॉपर, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल कॉपर डेफिसिट फेज हो रहा है, पूरे दुनिया में कॉपर की जो कमी है वो महसूस हो रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग माइंस है वहां पर अच्छी और नहीं बची है। कॉपर को बनने में बहुत दशकों का समय लगता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज है। इससे क्या होगा, ईवी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे नेट जीरो के जो टारगेट हैं, नेट कार्बन एमिशन के जो टारगेट हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो हमें नीड है कि हम माइनिंग करें, प्रॉपर रिसाइकलिंग करें और मटेरियल इनोवेशन पर ध्यान दें, ठीक है। ये था हमारा
पहला हमारा आर्टिकल जिसमें हमने ईवी के बारे में समझा। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं किस तरह से रीयूजेबिलिटी, हाउ रीयूजेबिलिटी कैन लीड टू सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस। बेसिकली यहां पर बात करी गई है, जस्ट आप पूरे आर्टिकल का जस्ट समझिए हो क्या रहा है। यहां पर यहां बताया गया है कि इस हमारी जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेस एजेंसीज होती हैं, जैसे कि अभी हमारा PSLV C62 आसमान में गया था जो कि अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब उसमें अनसक्सेसफुल मिशन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा खर्चा हुआ और जो चीजें वेस्ट हो गई, हमने समझा था वहां सॉलिड लिक्विड स्टेजेस थी, ठीक है। उन स्टेजेस में जो स्टेजेस यूज हो गई वो तो हमारी बर्बाद चली गई, पैसा भी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि जो रीयूजेबल स्टेजेस हैं, रीयूजेबल मटेरियल है, रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करें। अभी तक सरकार के हाथ में जो चीजें थी, सरकार रीयूजेबिलिटी जैसी इनोवेशन नहीं लेकर आ पाई थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं, ऐसे मटेरियल को खोज रही हैं जो इन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इन केस अगर हमारा कोई भी मिशन फेल भी होता है तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, पूरे आर्टिकल में यही बात करी गई है, ठीक है। यहां पर क्या बात करी गई है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के उसमें है हम अपनी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब हुआ क्या है, हम 1 ट्रिलियन जो है वैल्यू 2030 तक एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि स्पेस जो है हमारा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है। अब ह्यूमन, जब हम इंसान को भेजते हैं एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में, उनमें ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि हमें उसमें ज्यादा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइंस को फॉलो करना होता है। अब यहां पर क्या बताया गया है, जब गवर्नमेंट इस चीज को देख रही थी तब हमारे पास रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं थे। अब जैसे ही कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए, जैसे कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, ये अपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर आई, ठीक है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी यहां पर अपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर आई, जैसे कि 3D प्रिंटिंग पार्ट्स, 3D प्रिंटिंग पार्ट्स। इन्होंने रॉकेट के पार्ट्स में 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटर से रॉकेट्स के पार्ट को प्रिंट किया, ठीक है। मॉड्यूलर डिजाइन लेकर आई, मॉड्यूलर डिजाइन। इसके बाद हम देखें तो ये इन हाउस वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसके साथ रीयूजिंग रॉकेट स्टेजेस, रीयूजिंग रॉकेट स्टेजेस, जो रॉकेट की जो स्टेजेस हैं उन्हें रीयूज करने वाली टेक्नोलॉजी यहां पर लेकर आई। तो यही पूरे उसमें बात करी गई है। अब यहां पर इंडिया की बात करी गई है, इंडिया कहां स्टैंड करता है, तो फिलहाल जो इसरो है वो इन्हीं रिकवरी टेक्नोलॉजीज पर फिलहाल काम कर रहा है। जैसे हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है RLV, इस पर हम काम कर रहे हैं, इसरो, ठीक है, इसरो काम कर रहा है और इन फ्यूचर हो सकता है ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी अवेलेबल हो जाए। होप आपको ये समझ में आया हो। स्पेस एक्स का ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये आपके आंसर को, आपने जो मेंस के आंसर है उनमें आप कोट कर सकते हैं। होप दैट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक आर्टिकल है, इसमें बात करी गई है स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स, ठीक है। स्मॉल टेबल क्या होती है, इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इट इज स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स, छोटी टेबल बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल, ये एक टेबल है, यहां पर बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसे कंसिडर कर लीजिए यूनाइटेड नेशंस या G20, बहुत सारे कंट्रीज बैठे हुए हैं, कोई हल नहीं निकल पा रहा किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी कंट्री को कोई प्रॉफिट यहां से नहीं हो रहा है। यहीं पर अगर हम छोटे टेबल की बात करें जिसमें सिर्फ 4 या 5 मेंबर हैं, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, सारी कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है, कोई हल निकाल पा रहे हैं हम सॉल्यूशन का। आपने खुद ही देखा होगा अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह घूमने गए, ठीक है, आप कहीं घूमने गए और घूमने में आपके साथ गए कम से कम 25 से 30 लोग, आप एक साथ घूमने गए। अब 25 से 30 लोग हैं, तब आप लोगों की राय ज़्यादा मैच करेंगी, या फिर जब आप 5 फ्रेंड एक साथ जाते हैं तब आपकी राय मैच करेंगी? समझ में आ रहा है आपको सिनेरियो? एक ग्रुप है जिसमें 25 लोग हैं, एक साथ ट्रिप पर गए, अब वहां पर डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी, डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप 5 लोग ट्रिप पर गए हैं तो आप इजीली 5 लोग आपस में कम्युनिकेट करके एक हल निकाल लेंगे, एक डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। वही बात यहां पर करी जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशंस और G20 हैं, इनमें पूरी दुनिया की कंट्रीज हैं, कोई हल नहीं निकल पाता। और दूसरी तरफ हम छोटे छोटे अगर ग्रुपिंग्स की हम बात करें तो हम हल निकाल सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। इस आर्टिकल में यही बात कही गई है। स्मॉल टेबल्स, जितने कम मेंबर्स होंगे, जो छोटे ग्रुपिंग्स हैं जैसे ब्रिक्स हुआ, क्वाड हुआ, बिग डिविडेंड्स, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा हम अकाउंटेबल हो पाएंगे पब्लिक को, ठीक है। यहां पर जिस चीज की बात करी गई है 3 चीजों की यहां पर बात करी गई है। एक तो यूरोपियन यूनियन, दूसरा है ब्रिक्स, और तीसरा है क्वाड। अब आप देख पा रहे होंगे न्यूज वही रिपीट हो रही है, एडिटोरियल्स भी वही हैं। क्या आपने क्वाड नहीं पढ़ा आज से पहले? क्वाड हम बहुत सारे आर्टिकल्स में देख चुके हैं। क्या ब्रिक्स नहीं पढ़ा आपने? ब्रिक्स भी हम बहुत सारे आर्टिकल में देख चुके हैं। यूरोपियन यूनियन, ऑलमोस्ट एवरी डे हम यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड एक ना एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में देख ही लेते हैं। वही बातें यहां पर अब दोबारा कर दी गई। कोई भी करंट चेंज नहीं हो रहा है, सब स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। अब यहां पर अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हम EU इंडिया टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं कि भाई हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे ना फोकस करके किस पे फोकस कर रहे हैं, EU इंडिया टॉक्स पे। 26 जनवरी को हमारे यहाँ यूरोपियन यूनियन के लीडर्स जो हैं वो एज अ चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन से हम अपने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इन सारे डील्स पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन और इंडिया, ठीक है। यहाँ पर किस चीज की बात करी गई, एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस किस चीज पर यहाँ पर डील हो सकती है। कस्टम ड्यूटीज कम करने की, ठीक है, जो टैरिफ्स लगते हैं उन्हें कम करने की बात यहां पर हो सकती है। मार्केट एक्सेस रूल्स, कि भाई मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं हम, उन रूल्स पे बात हो सकती है। डेटा स्टैंडर्ड्स, किस तरह से इंडिया अपने डेटा को मेंटेन करके रखे, स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखे, ठीक है, इन चीजों पर यहां बात हो सकती है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स यहां पर हम, क्योंकि EU जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, तो वहां से हम ये चीज सीख सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस अगेंस्ट US ट्रेड प्रेशर। EU पर भी USA ने टैरिफ्स लगाए हैं, इंडिया पर भी USA ने टैरिफ्स लगाए हैं। दोनों कंट्रीज आपस में बैठकर एक बात कर सकते हैं, एक मुद्दा निकाल सकते हैं। यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड बात हो सकती है। यहाँ पर हम मार्केट एक्सेस दे सकते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन में इंडिया का माल जा सके, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में आ सके। डेटा स्टैंडर्ड, हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा डेटा को लेकर, स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। उससे रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजी EU के पास है वो टेक्नोलॉजी हम से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ट्रेड प्रेशर से गुजर रहे हैं, तो हम आपस में एक अच्छी डील साइन कर सकते हैं। ये पहली चीज है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए
ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज 2026 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के हाथ में। इंडिया यहां पर अच्छी प्रेसिडेंसी कर सकता है। 2026 की जो प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, वो इंडिया के हाथ में है। हम किस चीज पर बात कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनका हक दो। ठीक है, कॉलोनियल लीगेसी से जो भी अभी तक आपने कॉलोनीज बनाकर हम पर राज किया और जो भी एक्सप्लॉयटेशन किया, अब वक्त आ गया है कि आप हमारे साथ हुए अन्याय का आप जस्टिस करें। ठीक है, ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकते हैं हम, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी आवाज बन सकते हैं। फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात हो सकती है यहां पर, कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो कंपीट कर सके बड़े देशों से। ठीक है, फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात हो सकती है। ठीक है, क्रेडिबल क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स इन डेवलपमेंट फाइनेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूएसए जैसे देश, डेवलप्ड जो नेशंस हैं, ईयू जैसे देश, यूएसए जैसे देश, ये फंडिंग करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस को, अफ्रीका को फंड करते हैं, डब्ल्यूएचओ को फंड करते हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी में काफी सारा पैसा देते हैं। और आपने देखा है कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं अपने पूरे फंडिंग के से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड अपने क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो ढूंढ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यूएसए जो है यूएनएफ ट्रिपल सी से बाहर निकल गया है, डब्ल्यूएचओ की सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से हमारी जो ग्लोबल फंडिंग है वो रुक चुकी है। ठीक है, तो जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का, इसको हम इस पर रिलेटेड बातचीत यहां पर हो सकती है। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, किस कंट्री में है, कहां पर है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर। ठीक है, ब्रिक्स से आगे बढ़े, क्वाड, क्वाड से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देख ली। ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड अभी क्वाड में बहुत कुछ चल रहा है कि पोर्ट्स फॉर फ्यूचर जैसी हम इनिशिएटिव चला रहे हैं, मरी टाइम। ठीक है, पोर्ट्स फॉर फ्यूचर, पोर्ट्स फॉर फ्यूचर। क्वाड की बहुत समय से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया यहां पर क्या कर सकता है, इंडिया क्वाड की मीटिंग होस्ट कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी भाग ले सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भाग लेंगे तो यहां पर हमारा जो क्वाड है दोबारा से रिवाइव कर जाएगा, और क्वाड से रिलेटेड हम जो चारों कंट्रीज हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, हम चारों जो कंट्रीज हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दीज 4 कंट्रीज कैन बिल्ड फ्यूचर, पोर्ट्स फॉर फ्यूचर। हम इंडो पैसिफिक, एंटी टेररिज्म, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सारे मेजर्स पर हम बात कर सकते हैं क्वाड से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज यहां पर थी। क्योंकि ईयू की अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, ये स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये अपने स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। ब्रिक्स अपनी फंक्शनैलिटी के लिए है, ब्रिक्स फंक्शनैलिटी के लिए है कि जो फंक्शन करता है, फंक्शनैलिटी। ठीक है, ब्रिक्स फंक्शनैलिटी के लिए है और क्वाड पब्लिक गुड्स के लिए है। गुड्स के लिए अगर आप पूरा आर्टिकल देखेंगे, उस आर्टिकल में यही बात करी गई है। ठीक है, इफ यू लुक एट द आर्टिकल, इट इज स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स। यहां पर यही बात करी गई है, यूरोप के साथ काम करना है, ब्रिक्स के साथ काम करना है, क्वाड के साथ काम करना है। ठीक है, यही इंडिया के लिए मैसेज है। जो हम एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में फरवरी में होने वाली है, उसमें हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर वही बात कही, न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं ब्रिक्स में। क्वाड लीडर समिट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंडिया होस्ट कर सकता है विद प्रेसिडेंट ट्रम्प एज वेल यहां पर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से हम अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री इस वक्त क्या है, चाइना के ऑपोजिशन में खड़ी हुई है और चाइना का ऑल्टरनेटिव इंडिया है। ठीक है, यहां से ये हमने पूरा आर्टिकल जो है
अच्छे से समझा? नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंडिया साइंस लेटर ऑफ इंटेंट। भारत ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब है, इंटेंट मतलब हमारा इंटेंशन है, हमारी चाह है, हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डिफेंस की फील्ड में यूएई के साथ, ठीक है। द साइनिंग ऑफ द पैक्ट कम्स अमिड इंक्रीजिंग सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन। एक है सऊदी अरेबिया और एक है पाकिस्तान। इनकी दोस्ती गहरी होती जा रही है। सऊदी और पाकिस्तान की दोस्ती क्या होती जा रही है? गहरी होती जा रही है। इसके चलते क्या हुआ है, इंडिया और यूएई जो है वो साथ में आ रहे हैं। इंडिया और यूएई साथ में आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया एंड यूएई आर कमिंग टुगेदर। तो यहां पर ये डिसीजन कब हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ड्यूरिंग अ मीटिंग एट प्रेसिडेंट रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। यहां पर जो हमारे यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। उनके और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच ये समझौता हुआ है। इसको समझ लेते हैं, इंडिया यूएई के बीच में जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, इंडिया एंड यूएई, यूएई यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ठीक है। यहां पर क्या बैकड्रॉप क्या है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं, उनके टाइज मजबूत हो रहे हैं, इसलिए इंडिया और यूएई के टाइज भी मजबूत होने जा रहे हैं। पहला यहां पर हम करने जा रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन पर पहली बात हुई यहां पर। इसके बाद एनर्जी से रिलेटेड यहां पर बात हुई, एनर्जी सेक्टर में हम निवेश करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर एचपीसीएल जो इंडिया की कंपनी है और यूएई की कंपनी है एडीएनओसी, इनके बीच में ये डील साइन हो रही है, ठीक है। इसके बाद स्पेस, स्पेस की अगर हम बात करें तो यहां पर इन स्पेस जो है इंडिया का और स्पेस एजेंसी यूएई की, यूएई स्पेस एजेंसी, ठीक है। इसके साथ ट्रेड, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, $200 मिलियन की ट्रेड, $200 मिलियन की ट्रेड करेंगे हम। कब तक करेंगे? 2032 तक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चार चीजें जो हैं इंडिया यूएसए के लेटर ऑफ इंटेंट में हैं। सबसे पहला डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस से रिलेटेड हम कोऑपरेट करेंगे, दोनों कंट्रीज की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। एनर्जी से रिलेटेड अगर हम बात करें, इंडिया की मेजर कंपनी और यूएई की कंपनी ने ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। स्पेस में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों कंट्रीज ने मिलकर, इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी, और ट्रेड, ठीक है। पूरा यहां पर अगर आप देखेंगे लेटर ऑफ इंटेंट यहां पर साइन किया गया है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप की बात करी गई है यहां पर, यूएई, ठीक है। एचपीसीएल एडीएनओसी, यहां पर इन्होंने ये बात करी है यहां पर एनर्जी डील की, ठीक है। एनर्जी डील हुई है यहां पर। इसके बाद हमने यहां पर स्पेस, इन स्पेस और यूएई की स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलकर स्पेस की फील्ड में भी साइन किया है। $200 मिलियन बाय 2032 तक हम क्या करेंगे? डिफेंस ट्रेड भी करेंगे, डिफेंस। ये चार चीजें हैं जो इस लेटर ऑफ इंटेंट में साइन हुई हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, छोटा सा आर्टिकल है, न्यू स्टेट ऑफ मैटर इज अ सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड, ठीक है। क्या हुआ है? एक नई स्टेट डिस्कवर करी गई है, ठीक है, जिसका सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड नाम रखा गया है। सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड। आपने जाना होगा जो मैटर होता है वो जनरली तीन प्रकार से मिलता है, या तो सॉलिड हो, ठोस पदार्थ हो, या लिक्विड हो, तरल पदार्थ हो, या फिर गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक और मिला है सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड, जो सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, ऐसा हाइब्रिड हमें देखने को मिला है, ठीक है।
यहां पर आपको एक टेक्निक का नाम याद रखना है जिस टेक्निक को इन्होंने यूज किया है। ठीक है, इस जो डिस्कवरी करी गई है साइंटिस्ट के द्वारा सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड को खोजने में, उस टेक्नोलॉजी को आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में ये टेक्नोलॉजी का नाम लिखकर पूछा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन, हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले तो ये टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, इसको आपको इसका नाम याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है HRTE माइक्रोस्कोपी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैटर ऑफ स्टेट, जो सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड स्टेट की बात करी जा रही है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, पहली चीज यहां पर क्या है, सिंगल नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। अब ये मैटर है क्या, सिंगल नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है, सेम टाइम पर, एट सेम टाइम। कोई वस्तु एक ही समय पर ठोस भी है और तरल भी है, ठोस और तरल दोनों एक साथ होना एक ही समय पर, वो एक नैनो पार्टिकल में खोज करी गई, जो कि हमने देखा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, HRTE टेक्नोलॉजी के द्वारा इस चीज की जो है खोज करी गई। ठीक है, ये आप यहां से याद रखेंगे। और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ दोनों सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी मिली। ठीक है, इसके साथ यूनिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली, यूनिक प्रॉपर्टीज देखने को मिली जो कि ना सॉलिड में पाई जाती हैं, ना लिक्विड में पाई जाती है, ना ठोस पदार्थ में, ना तरल पदार्थ में, दोनों में नहीं पाई जाती, वैसी प्रॉपर्टीज भी इसमें देखने को मिली हैं। ठीक है अब यहां पर नैनो पार्टिकल से रिलेटेड आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, नैनो पार्टिकल। ठीक है, नैनो पार्टिकल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, काफी बार इससे क्वेश्चन भी आया। एबिलिटी टू रिमेन लिक्विड एट टेम्परेचर फार बिलो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ability to remain in liquid form at temperature far below normal freezing point। ठीक है, allow me a minute, just my health is not good। ओके, आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए। नैनो पार्टिकल में एक खूबी होती है, क्या खूबी होती है, उनके पास ये खूबी होती है, वो तरल रहते हैं, तरल रहते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप कोई भी पदार्थ लेंगे और उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर जमाने की कोशिश करेंगे तो वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, नैनो पार्टिकल के पास एक खूबी है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम तापमान पर भी वो लिक्विड तरल पदार्थ में ही रहता है। इट रिमेन्स एट लिक्विड स्टेट इवन बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इस पूरे आर्टिकल में कुछ चीजें हैं। न्यू स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड, नई स्टेट ऑफ मैटर जो है वो खोजी गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है यहां पर, हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, HRTE माइक्रोस्कोपी नाम की जो तकनीक है उसे यूज किया गया है। यहां पर क्या देखा गया, एक सिंगल नैनो पार्टिकल लिया गया, वो सिंगल नैनो पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट, तरल की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था और ठोस पदार्थ की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था एक ही टाइम पर, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था जो ना ठोस पदार्थ में पाई जाती है ना तरल पदार्थ में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ नैनो पार्टिकल की एबिलिटी होती है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि नैनो पार्टिकल की एक खूबी होती है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, जुडिशियल रिमूवल। जुडिशियल रिमूवल की अगर हम बात करें, अभी आपने देखा होगा दो ऐसे केसेस चल रहे हैं, एक जस्टिस
यशवंत वर्मा को लेकर चल रहा है और दूसरा यहां पर जस्टिस GR स्वामीनाथन को चल रहा है, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, इनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है और इस रिमूवल के प्रोसेस में क्या है, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं जो हम यहां देखेंगे। क्या कमी है भाई, जो लॉ है उसमें कुछ कमी बताई गई है इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में सबसे पहली चीज बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जजेस होते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यह चीज यहां पर करी जाती है आर्टिकल 124(4) और 124(5) के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। और जबकि हाई कोर्ट में ये करी जाती है आर्टिकल 218 एंड 217 के तहत। ठीक है, यहां हाई कोर्ट में करी जाती है। यहां पर ये चीज याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शब्द यूज किया गया है रिमूवल। ठीक है, इंपीचमेंट शब्द यूज नहीं किया गया है जजेस के केस में। जजेस के केस में शब्द यूज किया गया है रिमूवल। इंपीचमेंट जो शब्द है ये जो शब्द इंपीचमेंट है ये यूज किया गया है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ठीक है, जब हमें प्रेसिडेंट को हटाना है, आर्टिकल 61 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट लिखा हुआ है। जबकि जजेस की अगर हम बात करें, जजेस के केस में रिमूवल लिखा हुआ है, इंपीचमेंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इंपीचमेंट यहां पर बात करी जा रही है इंपीचमेंट की। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पार्लियामेंट में हमारा जो संविधान है, संविधान ने कहा है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जजेस को रिमूव करने का। जजेस को किस तरह से हटाया जा सकता है उसका पूरा प्रोसेस जो है पार्लियामेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट बना सकती है। इसीलिए ऐसा आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में लिखा हुआ है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, उनके लिए पार्लियामेंट रूल बना सकती है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके चलते पार्लियामेंट क्या करती है, जजेस इंक्वायरी एक्ट लेकर आती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस की इंक्वायरी होगी अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं। ठीक है, 1968 में 1968 में ये एक्ट लेकर आया गया था। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यहां पर ग्राउंड्स जो संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान में 2 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं जिन पर हटाया जा सकता है। ठीक है, एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी और इनकैपेसिटी। ठीक है, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, और ये दोनों ही चीज डिफाइन नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डिफाइन नहीं करी गई है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। डिफाइन फिर कहां से हुई है, डिफाइन हुई है ये जब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में रिमार्क्स दिए हैं, अलग अलग केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। ठीक है, आइडियल कंडक्ट ऑफ जजेस, कि भाई जजेस का कंडक्ट, जजेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के कटघरे में आ जाएंगे। सबसे पहला केस है के वीरस्वामी केस, के वीरस्वामी केस 1991, पहला केस। ठीक है, इसके बाद केस आया एम कृष्णस्वामी केस, ये 1992 में आया। ठीक है, ये 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है उसको उन्होंने बताया कि क्या होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। अगर कोई जज का विलफुली जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज कर रहा है, अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, इस तरह की चीजें, या करप्शन कर रहा है, इस तरह की चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसेस में बताई कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या होती है। ये 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। ठीक है, अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट था, जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसके तहत अगर आपको
किसी भी जज के खिलाफ रिमूवल का मोशन लेकर आना है, या तो आप लोकसभा में ला सकते हो, नहीं तो आप राज्यसभा में ला सकते हो। अगर आपको लोकसभा में लाना है तो 100 एमपीज के साइन कराने पड़ेंगे, राज्यसभा में लाना है तो 50 एमपीज के साइन कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज यहां पर। अब यहां पर दिक्कत ये है, क्या मेन दिक्कत आ रही है, ये अगर हो गया लोकसभा में 100 एमपीज के साइन हो गए, राज्यसभा में 50 एमपी के साइन हो गए, अब यहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है, कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन। ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं मोशन को, और कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया है किस ग्राउंड्स पर ये रिजेक्ट कर सकते हैं, किस ग्राउंड पर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी पावर का जो है गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई जज है जिसके खिलाफ इंक्वायरी जो कमेटी है उसने पा सकती है कि भाई उस जज ने कुछ गलत किया है, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के कैटेगरी में वो आ रहा है, और उसको बचाने के लिए सपोज उस व्यक्ति के गवर्नमेंट से अच्छे संबंध हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं मोशन को। उसके आगे कोई केस नहीं रहेगा, नो एक्शन विल बी टेकन फर्दर, कुछ नहीं होगा उसके बाद, वहीं पर पूरा जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई है किस कंडीशन पर स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इंक्वायरी कमिटी की बात करी गई है। इंक्वायरी कमिटी बनती है, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस चीज को अप्रूव कर लेते हैं, हाँ बोल देते हैं कि हाँ ये मोशन पास किया जाता है, तो एक कमेटी बनाई जाती है। यहां इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। अगर ये तीनों मिलकर पाते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई जज जिसके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस चलाया गया है वो सच में दोषी है, ठीक है, वो तभी चलाया जाएगा जब स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये जो स्पीकर है या चेयरमैन राज्यसभा के केस में, सबसे पहले तो इनके पास जाएगा ना मोशन, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहां पर होगा, और कोई भी कंडीशन, कोई भी रूल्स नहीं बनाए गए हैं कि किस बेसिस पर इनको ये डिसाइड करना है कि हमें ये मोशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये इस पूरे लॉ की, इस पूरे नियम की एक बहुत बड़ी कमी बताई गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, इस आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ओनली फ्लॉ, सबसे बड़ी कमी बताई गई, यहां पर लूप होल की बात करी गई है। लूप होल, ठीक है, लूप होल मतलब होता है क्या कमी है उस पूरे सिस्टम में क्या कमी रह गई। ठीक है, यहां पर पूरी बात करी गई है किस तरह से आर्टिकल 124(1) और इस तरह की चीजें हमने बताई हैं, हमने यहां समझा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 127, 128, कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल शब्द का उपयोग किया गया है। इंपीचमेंट आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, यहां पर पार्लियामेंट को पावर दी गई थी संविधान के द्वारा 124 क्लॉज 5 में कि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है, इस तरह का कोई भी एक्ट बनाए जिसके द्वारा प्रोसीजर डिसाइड किया जाए कि किस तरह से जज को हटाया जा सकता है। 1968 में ये एक्ट आया था। दो कारण यहां पर रखे गए थे सामने, जिस कारणों के द्वारा उस जज को हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी। ठीक है, जजेस का कंडक्ट के लिए डिफाइन नहीं किया गया था प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस में बताया गया था प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी क्या होती है। एक था के वीरस्वामी केस और एक था एम कृष्णस्वामी केस। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट में लोकसभा के केस में 100 एमपीज के साइन चाहिए होते हैं, राज्यसभा के केस में 50 एमपीज के साइन चाहिए होते हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास अथॉरिटी होती है कि वो इस
रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो मामला वहीं की वहीं खत्म हो जाता है, कोई फ्यूचर फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, इंक्वायरी कमिटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। अगर ये मान लेते हैं कि हाँ उस व्यक्ति की गलती है, वो गुनहगार है, दोषी है, तो उसके खिलाफ वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। लेकिन दिक्कत यहां पे आती है कि उस कमेटी के बनने से पहले, गठित होने से पहले, स्पीकर और चेयरमैन के पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी होती है, लेकिन इसके लिए कोई भी रूल या कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। तो यहां एक विडंबना है कि ये स्पीकर और चेयरमैन किस बेसिस पर इस चीज को डिसाइड करते हैं कि ये मोशन जो है हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। होप आपको पूरी जो स्टोरी है वो समझ में आई होगी, क्या लूप होल है पूरे केस में, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, जुवेनिलिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, दिस इज द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे। लोअरिंग द एज ऑफ जुवेनिलिटी फॉर क्राइम्स इज अ स्टेप बैक, ठीक है। पूरी कहानी क्या है वो समझते हैं अच्छी तरह से। व्हाट इज द एंटायर सिनेरियो, ठीक है। जुवेनिलिटी, किशोर अवस्था, ठीक है। उस किशोर अवस्था में अगर कोई क्राइम हो जाता है, अगर कोई 14, 16, 18 साल का व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई क्राइम किया जा सकता है, तो उसे जुवेनाइल होम में, जुवेनाइल जस्टिस के केस में रखा जाता है, ठीक है। इसके लिए इसके लिए एक्ट बनाया गया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये एक्ट बनाया गया था आपका 2015 में, ठीक है। 2015 में, लेट्स करेक्ट इट, एक्ट बनाया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। आपको याद होगा इससे पहले निर्भया केस हुआ था, निर्भया इंसिडेंट हुआ था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और वहां पर एक दोषी था जो कि माइनर की कैटेगरी में आ रहा था, जिसकी उम्र जो थी 18 साल से कम थी। अब यहां पर इस चीज के चलते हुए एक सवाल उठा कि क्या एक बच्चे को ये समझ होती है सही गलत के बीच में, क्या उसको पता होता है कि वो जो करने जा रहा है उसके रिपरकशंस क्या हैं, या क्या उसे गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता है क्रिमिनल सिस्टम में, ठीक है। इस चीज को एनफोर्स करने के लिए एक्ट लाया गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। 2015 में ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, अभी ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। इस एक्ट में क्या किया गया था, जो एज रखी गई थी, यहां पर ट्रांसफर सिस्टम नाम की एक सिस्टम लेकर आए थे, ठीक है। इस एक्ट में एक ट्रांसफर सिस्टम था, क्या था भाई, एक ट्रांसफर सिस्टम था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ट्रांसफर सिस्टम था। ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, अगर कोई भी क्राइम होता है और वो क्राइम करने वाला कोई भी 16 से 18 साल का बच्चा है, ठीक है। अगर कोई क्राइम होता है और वो क्राइम एक 16 से 18 साल तक के बच्चे के द्वारा किया जाता है, तो सबसे उसे डायरेक्टली कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, उसे एक जुवेनाइल जस्टिस कमिटी के सामने ले जाया जाएगा और वहां पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि क्या हमें इसको नॉर्म अडल्ट क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए या बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये 16 से 18 साल वाला ब्रैकेट है ना, ये क्रूशियल रहता है, ठीक है। तो इस ट्रांसफर सिस्टम को लिख लीजिए, 16 to 18 ईयर्स, 16 से 18 साल के जो भी लोग हैं जिनके द्वारा अगर कोई क्राइम होता है, ओल्ड एक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम, कोई भी जघन्य अपराध किया जाता है, हीनियस ऑफेंस किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू प्रिलिमिनरी इनकी पहले इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। हमने ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, ये जो एक्ट था, ठीक है,
दिस वाज द एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसमें एक सिस्टम है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है ट्रांसफर सिस्टम का। ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, अगर कोई भी जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति 16 से 18 साल की उम्र का है तो सबसे पहले उसे कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा क्या इस व्यक्ति के खिलाफ बड़ों जैसी, एडल्ट जैसी क्रिमिनल प्रोसीजिंग चलनी चाहिए या फिर इसे बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा। ठीक है, ये ट्रांसफर सिस्टम इसमें लाया गया था, और ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये इस चीज को डिसाइड करता है कि क्या वो बच्चा एडल्ट की तरह ट्रीट करा जाए और क्रिमिनल, उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, या फिर उसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए और उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाए। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड्स कि हमें उस व्यक्ति को, जो 16 से 18 साल का व्यक्ति है, उसे बाल सुधार गृह में भेजना है या जेल में भेजना है। ठीक है, यहां पर ये चीज ये आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये चीज है यहां पर। ठीक है, अभी क्या हुआ, दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल आता है। प्राइवेट मेंबर बिल आता है जिसमें मांग करी जाती है कि ये जो ट्रांसफर सिस्टम है इसमें जो उम्र है उसे 14 साल कर दिया जाए। ठीक है, 16 से घटाकर 14 साल कर दिया जाए। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जघन्य अपराध करता है उस जघन्य अपराध की उम्र घटाकर 14 साल कर दिया जाए। यहां पर ये बात सामने आई। ठीक है, ये प्राइवेट मेंबर बिल दिसंबर 2025 में लाया गया। ठीक है, जहां पर उम्र 16 से घटाकर क्या कर दी जाए, 14 कर दी जाए। अब यहां पर इश्यूज क्या क्या हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते तो क्या होगा। इश्यूज हैं ट्रांसफर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, इश्यूज ट्रांसफर सिस्टम, ट्रांसफर सिस्टम की ही बात चल रही है यहां पर। अगर हम ये ट्रांसफर सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले आर्बिट्रेरीनेस। भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसमें जो मेंबर हैं आर्बिट्ररी अपने मन से डिसीजन सुना सकते हैं। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, प्लस सब्जेक्टिविटी। ये तीन इश्यूज हैं जो कि ट्रांसफर सिस्टम से रिलेटेड हैं। क्या क्या इश्यूज हैं, सबसे पहला आर्बिट्रेरीनेस, हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति ने जानबूझकर क्राइम किया है या गुमराह होकर उससे गलती से क्राइम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव नेचर है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए या क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए। प्रोसीजर जो है इस चीज का बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है इस चीज को समझने का। सपोज उस बोर्ड में चार लोग हैं दो कह रहे हैं कि इसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग है, दो कह रहे हैं नहीं क्रिमिनल के तरीके से ट्रीट किया जाए क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सेंसिटिव, कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर बात करी गई है एडोलेसेंट ऑफेंडिंग, एडोलेसेंट ऑफेंडिंग कि जो किशोरावस्था में जुर्म होते हैं इनमें एक्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो जुवेनाइल क्राइम होते हैं, किशोर क्राइम जो किए जाते हैं, जो किशोर जो होते हैं जो क्राइम करते हैं, ये सिस्टम में एंटर कैसे करते हैं। ठीक है, यहां पर इस चीज को हमें समझना होगा। सबसे पहली बात यहां करी गई है वल्नरेबिलिटी और इनइक्वालिटी की। ठीक है, एंड इनइक्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, ये जो जुवेनाइल्स होते हैं, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसके खिलाफ, मतलब उसके दबाव के कारण ये क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, इस तरह के जुर्म करने लग जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या किया जाता है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये हो कैसे रहा है, पूरे नेक्सस पे, पूरा जो सिंडिकेट बन चुका है, सिंडिकेट पे हमें काम करना होगा। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी किशोर के खिलाफ चलाते हैं, अगर हम किसी भी किशोर 14, 15, 16, 17, 18 इन व्यक्तियों के खिलाफ अगर हम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाते हैं तो क्या होगा, इससे स्कूलिंग इंटरप्ट होगी,
इंटरप्टेड स्कूलिंग, ठीक है, उन्हें बार बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ले जाया जाएगा, स्कूल जाने में उनको एक क्या बोलते हैं दिक्कत महसूस होगी, ठीक है। स्टंट कॉग्निटिव ग्रोथ, उनके जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। समाज में उन्हें गलत दृष्टि से देखा जाएगा, स्टिग्मा बन जाएगा, ठीक है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन बन जाएगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, यहां पर उनके मन में ट्रॉमा बैठ जाएगा। ये क्रिमिनल प्रोसीजर अगर चलाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ में ये चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर बात करी गई है नीड फिक्स द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, फिक्स द सिस्टम, कि भाई जो सिस्टम है उसे फिक्स कीजिए, बच्चे को नहीं, नॉट द चाइल्ड। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को फिक्स कर लिया तो बच्चा अपने आप संभल जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है। यहां पर हमें जरूरत है फैमिली को स्ट्रेंथन करने की, गरीबी पर काम करने की, एजुकेशन पर, प्रॉपर एजुकेशन पर हमें काम करना है, ठीक है। फैमिली, एजुकेशन, इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और सिस्टमैटिक चेंज, ठीक है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट ये देना है हमें, बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सिस्टमैटिक चेंज। इन वे फॉरवर्ड्स को प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मेंस के आंसर राइटिंग में एज अ वे फॉरवर्ड बहुत, ये लाइन बहुत अच्छी है, फिक्स द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई हो। एक बार क्विकली इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था 2015 में, ये लाया गया था कि अगर कोई भी किशोरावस्था का व्यक्ति है, अगर वो क्राइम करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। इसमें एक प्रावधान था ट्रांसफर सिस्टम का, कि कोई भी किशोर है, वो 16 से 18 साल का व्यक्ति है, उसने कोई जघन्य अपराध किया है तो उसे सबसे पहले कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा। ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलानी है या उसे बाल सुधार गृह में भेजना है, ठीक है। अब दिसंबर 2025 में प्राइवेट मेंबर बिल आता है, वो कहता है कि 16 साल से घटाकर इस उम्र को 14 साल कर दिया जाए, ठीक है। अब इश्यूज ये हैं, ट्रांसफर सिस्टम बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है अपने आप में, तो यहां पर कभी कभी हमें समझना होगा कि जो किशोर हैं वो क्राइम कर क्यों रहे हैं, वल्नरेबिलिटी इनइक्वालिटी को एड्रेस करना होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर चलाएंगे अगर किसी भी किशोर के खिलाफ तो क्या होगा, इंटरप्टेड स्कूलिंग होगी, उसकी मानसिक हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, स्ट्रेन रहेगा, सोशल स्टिग्मा बन सकता है, ठीक है। फिक्स द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, चाइल्ड को फिक्स मत कीजिए, सिस्टम को फिक्स कीजिए, ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। बिल्डिंग ब्रिजेस, ये और देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में छोटा सा आर्टिकल है, बिल्डिंग ब्रिजेस। यहां पर सीबीडीसी की बात करी गई है, सीबीडीसी, सीबीडीसी बेसिकली ई रुपी, जैसा आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है। ई रुपी एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। जैसे कि हम यूपीआई यूज करते हैं ना अपने फोन में, यूपीआई, गूगल पे, अमेजोन पे, इस तरह की जो एप्स यूज करते हैं, वहां पर आरबीआई का कहना है कि जो अब ब्रिक्स की जो सबमिट होने जा रही है, ठीक है, ब्रिक्स की सबमिट में हमें क्या करना होगा, इस चीज पर ध्यान देना होगा कि जो हमारा सीबीडीसी है इसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हम यूज कर सकें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग यूपीआई करना जानते हैं, सीबीडीसी आरबीआई का जो ई रुपी है उसको यूज करना नहीं जानते हैं, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ है अभी सरकार, क्योंकि यहां पर क्या है, अभी फिलहाल में कोई भी इस चीज से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। तो आने वाले बजट में इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। और यहां बेसिकली कुछ नहीं है, आरबीआई ने एक सुझाव दिया है कि आने वाली ब्रिक्स सबमिट में सीबीडीसी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ये चीज थी, ठीक है। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो, आज का आर्ट, ठीक है, जो भी हमारा एडिटोरियल एनालिसिस था वो आपको समझ में आया हो। We will meet in the next class. Till then, keep learning, keep shining. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.